7 महीने की गर्भवती काव्या पहुंची काम मांगने। कंपनी का मालिक निकला तलाकशुदा पति। फिर वहां जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता धुंधला होता है और पीछे लौटने के सारे पुल जल चुके होते हैं। सोचिए जरा, एक 26 साल की लड़की जिसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा पल रहा हो, जिसे इस वक्त अपनों के सहारे, प्यार और एक महफूज घर की सबसे ज्यादा जरूरत हो, वो अगर मुंबई की इस बेदर्द और मूसलाधार बारिश में सड़कों पर नौकरी की तलाश में भटक रही हो, तो उस पर क्या गुजर रही होगी। ये कहानी है काव्या की, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक बेहद टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। उसके डिजाइन्स में वो जादू है जो बेजान ईंट पत्थरों में भी जान डाल दे। लेकिन आज किस्मत ने उसके सारे हुनर को जैसे एक कोने में धकेल दिया था। काव्या के चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। वो उन औरतों में से नहीं थी जो हालातों के आगे घुटने टेकती। उसके पेट में पल रही वो नन्ही जान, जो शायद दुनिया में आने से पहले ही अपनी मां का संघर्ष महसूस कर रही थी, वही काव्या की सबसे बड़ी ताकत थी। ओएंटो से उतरकर जब काव्या ने शहर की सबसे शानदार और ऊंची बिल्डिंग की तरफ देखा, तो उसके कदम पल भर के लिए ठिठक गए। उस शानदार कांच की इमारत पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंघानिया एसोसिएट्स। ये शहर की नंबर 1 आर्किटेक्चर फर्म थी। काव्या ने अपने भीगे हुए दुपट्टे को ठीक किया, अपने पेट पर एक हाथ रखा जैसे अपने बच्चे को हौसला दे रही हो, और एक गहरी सांस लेकर अंदर कदम बढ़ा दिया। अंदर का नजारा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। काव्या को देखकर कुछ लोगों की नजरें उसके उभरे हुए पेट पर गईं। कुछ की आंखों में तरस था तो कुछ में हैरानी। लेकिन काव्या ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो सीधे रिसेप्शन पर गई। मुझे मुझे जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। काव्या ने अपनी फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की सी कंपन थी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छुपाया था। एचआर मैनेजर ने जैसे ही काव्या की फाइल खोली, उसके पन्ने पलटते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। काव्या के बनाए हुए डिजाइन्स, उसके पुराने प्रोजेक्ट्स इतने शानदार थे कि एचआर को लगा जैसे कोई हीरा खुद चलकर उनके पास आ गया हो। उसने बिना कोई और सवाल किए सीधे अपने बॉस के केबिन की तरफ इशारा कर दिया। मैम, आपका पोर्टफोलियो ब्रिलियंट है। आपको सीधा हमारे एमडी सर से मिलना चाहिए। वो अंदर ही हैं। आप जा सकती हैं। काव्या ने एक बार फिर अपनी धड़कनों को काबू में किया। वो धीरे धीरे उस भारी कांच के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी जिस पर मैनेजिंग डायरेक्टर की नेम प्लेट लगी थी। जैसे जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंच रही थी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। एक ऐसा अनजाना सा डर, जैसे कोई तूफान उसका इंतजार कर रहा हो। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर दाखिल हुई। केबिन बहुत बड़ा था और वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। इतनी गहरी खामोशी कि काव्या को अपनी ही सांसों की आवाज को सुनाई दे रही थी। सामने एक विशाल शीशे की खिड़की थी जिसके बाहर बारिश का पानी बह रहा था। उसी खिड़की के पास एक शख्स पीठ किए खड़ा था। उसका कद लंबा था। उसने एक डार्क ब्लू सूट पहना हुआ था। उस शख्स के खड़े होने के अंदाज में एक ऐसा रुतबा था जो किसी को भी खौफ में डाल दे। एक्सक्यूज मी सर। काव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं काव्या इंटरव्यू के लिए आई हूँ। कुछ सेकंड तक वो शख्स बिल्कुल नहीं हिला। फिर उसने बहुत धीरे से अपनी जेब से हाथ निकाले और पलटा। काव्या के हाथ से उसकी फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई। कागज पूरे फर्श पर बिखर गए। काव्या के पैरों तले से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि लगा पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो शख्स, उस कुर्सी पर बैठने वाला कंपनी का मालिक, कोई और नहीं, आर्यन सिंघानिया था। आर्यन, काव्या का तलाकशुदा पति। वही आर्यन जिसके सीने पर सर रखकर काव्या ने कभी पूरी जिंदगी बिताने के ख्वाब देखे थे। वही आर्यन जिसकी एक मुस्कान पर वो अपनी जान छिड़कती थी। लेकिन 7 महीने पहले एक ऐसी गलतफहमी, कुछ ऐसे झूठ और साजिशों का जाल बुना गया था कि उनके रिश्ते की डोर हमेशा के लिए टूट गई। काव्या ने अपना आत्मसम्मान चुना था और आर्यन ने अपना गुरूर। दोनों अलग हो गए थे, बिना मुड़कर देखे, बिना एक दूसरे का दर्द समझे। आर्यन के चेहरे के भाव भी देखने लायक थे। जैसे ही उसकी नजर काव्या पर पड़ी, उसकी उंगलियां मेज के किनारे पर इतनी जोर से कस गईं कि उसके पोर सफेद हो गए।
उसकी गहरी काली आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी, दूसरे ही पल एक अजीब सी तड़प, और फिर उसकी नजर सीधे काव्या के पेट पर जाकर ठहर गई। 7 महीने। आर्यन के दिमाग में जैसे कोई घड़ी टिक टिक करने लगी। 7 महीने पहले ही तो उनका तलाक हुआ था और आज काव्या गर्भवती थी। इसका मतलब जब वो घर छोड़कर गई थी तब कमरे का तापमान जैसे अचानक शून्य से नीचे चला गया। दोनों के बीच चंद कदमों का फासला था, लेकिन लग रहा था जैसे सदियों की दूरी हो। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, अल्फाजों की जरूरत ही नहीं थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से चीख चीख कर सवाल कर रही थीं। काव्या की आंखों में शिकायत थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं समझा, और आर्यन की आंखों में एक धधकता हुआ सवाल था कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। तभी अचानक दरवाजे को जोर से धक्का लगा और कोई बिना इजाजत के केबिन में दाखिल हुआ। वो रिया थी, रिया जो आर्यन की बिजनेस पार्टनर थी। बेहद खूबसूरत, स्मार्ट, लेकिन उतनी ही चालाक। उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू से पूरा केबिन भर गया। रिया की नजरें हमेशा आर्यन पर ही रहती थीं। काव्या और आर्यन के रिश्ते में जो जहर घुला था उसमें कहीं ना कहीं रिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लाइंट्स कब से बोर्ड रूम में। बोलते बोलते रिया अचानक रुक गई। उसकी नजर सामने खड़ी काव्या पर पड़ी। पल भर के लिए रिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि काव्या वापस लौट आई है, लेकिन फिर जब उसने काव्या की हालत देखी, उसके सादे कपड़े, उसका बिखरा हुआ हुलिया और उसका उभरा हुआ पेट, तो रिया के होठों पर एक बहुत ही जहरीली मुस्कान तैर गई। ओह माय गॉड! रिया ने आर्यन के बिल्कुल करीब जाते हुए उसने जानबूझकर अपना हाथ आर्यन के कंधे पर रखा। मैं तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। काव्या, तुम इस हालत में यहाँ? रिया की आवाज में हमदर्दी कम और ताना ज्यादा था। क्या हुआ काव्या? पैसे खत्म हो गए या दुनिया की ठोकरें खाकर अक्ल ठिकाने आ गई, जो अब इस हालत में अपना पेट पालने के लिए, मेरा मतलब है अपने बच्चे का पेट पालने के लिए अपने उसी एक्स हस्बैंड के पास नौकरी की भीख मांगने आ गई, जिसे तुमने इतनी नफरत से छोड़ दिया था? रिया के हर लफ्ज तीर की तरह काव्या के सीने में चुभ रहे थे। काव्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। एक पल के लिए उसे लगा कि वो वहीं जमीन पर गिर पड़ेगी, लेकिन अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें कोई दर्द, कोई लाचारी नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ काव्या का वो गुरूर था, वो आत्मसम्मान था जिसने उसे आज तक जिंदा रखा था। काव्या ने नीचे झुकी और अपनी फाइल के बिखरे हुए पन्ने समेटे। उसने आर्यन की तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं यहाँ किसी के एक्स हस्बैंड से भीख मांगने नहीं आई थी। काव्या की आवाज इतनी शांत और दृढ़ थी कि रिया की मुस्कान गायब हो गई। मैं शहर की सबसे बड़ी आर्किटेक्चर फर्म में अपने टैलेंट के दम पर काम मांगने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंपनी को चलाने वालों की सोच आज भी इतनी छोटी है। मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। काव्या घूमी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसका हर कदम इस बात का सबूत था कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो झुकने वाली नहीं थी। रुक जाओ काव्या! आर्यन की आवाज केबिन में गूंज उठी। ये आवाज इतनी भारी और कड़क थी कि रिया भी एक पल के लिए सहम गई। काव्या के कदम दरवाजे के पास ही रुक गए। उसने मुड़कर नहीं देखा। आर्यन अपनी जगह से धीरे धीरे चलकर आगे आया। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ काव्या की पीठ पर टिकी। उसने बिना रिया की तरफ देखे अपना इंटरकॉम का बटन दबाया। HR! आर्यन की आवाज में एक अजीब सा हुक्म था। मिस काव्या को इसी वक्त हेड आर्किटेक्ट की पोजीशन पर अपॉइंट किया जाए। इनका अपॉइंटमेंट लेटर अगले 5 मिनट में मेरी टेबल पर होना चाहिए। और हाँ, आर्यन ने एक पल का पॉज लिया। आज से काव्या सिर्फ मुझे रिपोर्ट करेंगी, किसी और को नहीं। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन, तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या कर रहे हो? रिया ने बौखलाकर कहा। आर्यन ने एक बेहद ठंडी नजर से रिया को देखा, जिसे देखकर रिया की बोलती बंद हो गई। आर्यन चलते हुए काव्या के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच मुश्किल से कुछ इंच का फासला था। आर्यन ने अपनी आवाज को इतना धीमा कर लिया कि सिर्फ काव्या ही सुन सके। तुमने बहुत आसानी से मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था ना काव्या, बिना मेरी सुने, बिना मुझे कुछ बताए। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। कल सुबह ठीक 9 बजे तुम मुझे मेरी डेस्क पर रिपोर्ट करोगी, और अगर तुमने ये नौकरी ठुकराने की कोशिश की तो याद रखना, इस पूरे शहर में कोई भी कंपनी तुम्हें काम नहीं देगी। ये आर्यन सिंघानिया का वादा है। काव्या ने धीरे से मुड़कर आर्यन को देखा। उन दोनों की नजरें एक बार फिर टकराईं, लेकिन इस बार आर्यन की आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अजीब सी इज्जत थी। एक ऐसा दर्द था जिसे काव्या भी नहीं समझ पाई।
काव्या बिना एक भी शब्द कहे वहां से बाहर निकल गई। अगले दिन काव्या ने अपनी नई डेस्क पर काम शुरू कर दिया था। पूरा ऑफिस इस बात से हैरान था कि बॉस ने सीधे एक नई लड़की को, वो भी इस हालत में, हेड आर्किटेक्ट कैसे बना दिया। रिया तो जैसे गुस्से से पागल हो रही थी। वो अपने केबिन में बैठी काव्या को बर्बाद करने के नए प्लान सोच रही थी। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। काव्या एक डिजाइन पर काम कर रही थी कि तभी पियोन उसके पास आया। मैम, बॉस ने आपको अपने केबिन में बुलाया है, तुरंत। काव्या के हाथों की गति रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली और आर्यन के केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर गई। आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा किसी फाइल को देख रहा था। जैसे ही काव्या अंदर आई, आर्यन अपनी कुर्सी से उठा। वो सीधे दरवाजे के पास, और काव्या के कुछ समझ पाने से पहले ही आर्यन ने केबिन का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। काव्या घबराकर पीछे हटी। ये आप क्या कर रहे हैं सर? दरवाजा क्यों? आर्यन धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जो अब फूटने वाला था। वो काव्या के इतना करीब आ गया कि काव्या को दीवार से सटना पड़ा। आर्यन ने अपना हाथ उठाया और काव्या के चेहरे के पास दीवार पर टिका दिया। उसने काव्या की आंखों में सीधा देखते हुए एक ऐसी आवाज में सवाल किया जिसने काव्या की रूह तक को कंपा दिया। 7 महीने काव्या। आर्यन की आवाज में एक खतरनाक खामोशी थी। हम दोनों 7 महीने पहले अलग हुए थे और आज तुम 7 महीने की प्रेग्नेंट हो। आर्यन ने अपना चेहरा काव्या के चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए फुसफुसाकर कहा, सच सच बताना काव्या, मेरे पीठ पीछे तुमने ये कौन सा खेल खेला है? ये बच्चा किसका है? काव्या की सांसें वहीं अटक गईं। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। क्या जवाब देगी काव्या आर्यन को? केबिन के उस बंद दरवाजे के पीछे हवा जैसे जम सी गई थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि काव्या को आर्यन के सीने में धड़कते दिल की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन का वो खौफनाक सवाल, ये बच्चा किसका है, किसी तेज धार वाले खंजर की तरह काव्या के रूह के आर पार हो गया था। काव्या ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं। आज आर्यन हमेशा वाले उस सलीकेदार कॉर्पोरेट लुक में नहीं था। उसने एक गहरी काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, और कंधों पर एक डार्क ट्रेंच कोट किसी खूंखार माफिया डॉन की तरह डाल रखा था। उसका वो रुतबा, उसकी वो गहरी और खतरनाक आंखें किसी को भी खौफ से भर देने के लिए काफी थी। लेकिन काव्या आज इस खौफ से बहुत आगे निकल चुकी थी। काव्या ने आज एक बेहद सादा सा लेकिन खूबसूरत सफेद रंग का लिबास पहना था। वो सफेद रंग जैसे उसकी बेदाग सच्चाई और उसकी पवित्रता का खामोश गवाह बन रहा था। उसने आर्यन की उन सुलगती हुई आंखों में बिना पलक झपकाए देखा। उसकी आंखों से एक आंसू छलक कर उसके सफेद लिबास पर आ गिरा, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी धार थी जिसने आर्यन के वजूद को झकझोर कर रख दिया। जिस रिश्ते में 7 फेरों के बाद भी ये सवाल पूछने की नौबत आ जाए आर्यन। काव्या की आवाज धीमी थी लेकिन उसमें सदियों की पीड़ा छिपी थी। वहाँ जवाब देना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। रही बात इस बच्चे की, तो ये मेरा गुरूर है, मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। काव्या ने आर्यन के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे पीछे धकेल दिया। आर्यन, जो अपनी ताकत और अपने रुतबे के लिए पूरे शहर में मशहूर था, काव्या के उस एक कमजोर से धक्के से जैसे कई कदम पीछे खिसक गया। उसके हाथ से दरवाजे का हैंडल छूट गया। काव्या ने लॉक खोला और बिना पीछे मुड़े उस केबिन से बाहर निकल गई। आर्यन वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। काव्या के वो लफ्ज उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। 7 महीने पहले का वो मनहूस दिन आर्यन की आंखों के सामने घूमने लगा। कैसे रिया ने काव्या के खिलाफ शक के ऐसे बीज बोए थे कि आर्यन का गुस्सा उसकी अक्ल पर हावी हो गया था। उसने काव्या को अपनी बात कहने का एक मौका तक नहीं दिया था और उसे घर से निकाल दिया था। आज पहली बार आर्यन को अपनी उस गलती का एक खौफनाक एहसास हो रहा था। क्या वो बच्चा, क्या वो सच में उसी का अंश था? उधर केबिन के बाहर से गुजरती हुई रिया ने वो सब देख और सुन लिया था जो वो दोनों छुपाने की कोशिश कर रहे थे। काव्या के उभरे हुए पेट और आर्यन की बौखलाहट को देखकर रिया का शातिर दिमाग तुरंत समझ गया कि वो बच्चा किसका है। रिया के चेहरे पर एक खौफनाक परछाई तैर गई। अगर आर्यन को ये यकीन हो गया कि काव्या उसके वारिस को जन्म देने वाली है, तो आर्यन की दौलत और आर्यन दोनों हमेशा के लिए रिया के हाथ से निकल जाएंगे। रिया ने अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में इतनी जोर से गड़ाया कि खून छलक आया। उसे अब कुछ ऐसा करना था कि काव्या और वो बच्चा दोनों हमेशा के लिए आर्यन की जिंदगी से मिट जाएं। दिन बीतते गए। ऑफिस में हर पल एक अजीब सी घुटन भरा होता था। आर्यन ने जैसे खुद को काम में डुबो लिया था, लेकिन उसकी नजरें हर पल सिर्फ और सिर्फ काव्या को ही ढूंढती थीं।
वो सीसीटीवी कैमरों के जरिए काव्या की हर एक हरकत पर नजर रखता। वो कब चाय पी रही है, कब थककर अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी होती है, कब उसके चेहरे पर दर्द उभरता है। आर्यन अपनी उस माफिया जैसी फितरत के साथ काव्या की हिफाजत एक अदृश्य साए की तरह कर रहा था। लेकिन काव्या ने अपने चारों तरफ एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर ली थी जिसे तोड़ना आर्यन के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। और फिर वो रात आई जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही पलटकर रख दिया। उस रात ऑफिस में बहुत कम लोग बचे थे। काव्या को एक बहुत अहम प्रोजेक्ट की फाइल सबमिट करनी थी, इसलिए वो देर तक रुक गई थी। बाहर फिर से वैसी ही तूफानी बारिश शुरू हो गई थी जैसी उस दिन थी जब काव्या पहली बार ऑफिस आई थी। रिया को इसी मौके की तलाश थी। उसने बड़ी चालाकी से उस कॉरिडोर की लाइट बंद कर दी जो काव्या के केबिन से होकर लिफ्ट तक जाता था, और उस अंधेरे कॉरिडोर के फर्श पर सीढ़ियों के ठीक पास उसने मशीन का एक गाढ़ा चिकना तेल गिरा दिया। अगर एक गर्भवती महिला उस अंधेरे में वहां फिसलती तो उसका और उसके बच्चे का बचना नामुमकिन था। अपना ये खौफनाक जाल बिछाकर रिया दूर एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई, अपने शिकार के उस जाल में फंसने का इंतजार करते। रात के करीब 9 बज चुके थे। काव्या ने अपना कंप्यूटर शट डाउन किया। उसकी पीठ में एक मीठा मीठा सा दर्द उठ रहा था। उसने गहरी सांस ली, अपने सफेद लिबास को ठीक किया और अपना बैग कंधे पर लटकाकर केबिन से बाहर निकली। कॉरिडोर में घुप अंधेरा देखकर वो थोड़ी ठिठकी, लेकिन फिर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके वो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त आर्यन, जो अपनी गाड़ी की चाबी लेकर ऑफिस से निकलने ही वाला था, उसकी नजर अचानक अपने फोन की स्क्रीन पर पड़ी जिस पर ऑफिस के सीसीटीवी का लाइव फुटेज चल रहा था। एक फुटेज में उसने काव्या को अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए देखा, लेकिन आर्यन की पारखी और तेज निगाहों ने अगले ही कैमरे के फुटेज में कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया वो सीढ़ियों के पास छुपकर खड़ी थी और वहां फर्श पर कुछ अजीब सा चमक रहा था। आर्यन के दिमाग में जैसे खतरे की घंटियां बजने लगीं। उसे समझते देर नहीं लगी कि वहां क्या होने वाला है। उसका दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। फोन उसके हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गया और वो पागलों की तरह 10वीं मंजिल की सीढ़ियों की तरफ भागा। काव्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका ध्यान अपने पेट पर था। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, उसका पैर उस चिकने तेल पर पड़ा। एक चीख काव्या के गले में ही घुट कर रह गई। उसका पैर पूरी तरह से फिसल चुका था और उसका शरीर पीछे की तरफ उन गहरी सीढ़ियों की तरफ गिरने लगा। काव्या ने अपने पेट को दोनों हाथों से जकड़ लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। उसका बच्चा, उसकी जिंदगी, सब कुछ उस अंधेरे में डूबने वाला है। लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी। गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले किसी के मजबूत और चौड़े हाथों ने उसे हवा में ही जकड़ लिया। एक ऐसा स्पर्श जिसे काव्या की रूह पहचानती थी। वो आर्यन था। उसकी सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं और उसने काव्या को अपनी बाहों में इतनी जोर से भींच रखा था जैसे अगर वो छोड़ देगा तो काव्या हमेशा के लिए हवा में कहीं गायब हो जाएगी। काव्या ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। आर्यन का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी उन खौफनाक गहरी आंखों में आज पहली बार आंसू छलक रहे थे। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंधेरे को चीरती हुई ऑफिस की सारी लाइट्स एक झटके में जल उठी। सामने रिया खड़ी थी, जिसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। आर्यन ने काव्या को धीरे से सीधा खड़ा किया और उसे अपने पीछे छुपा लिया, जैसे कोई खूंखार शेर अपनी शेरनी और अपने शावक को दुनिया की नजरों से बचा रहा हो। आर्यन जब पलटा तो उसकी आंखों में मौत का खौफ नाच रहा था। उसका वो डार्क ओवरकोट हवा में लहराया और वो धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन की आवाज इतनी खौफनाक और ठंडी थी कि पूरा कॉरिडोर कांप उठा। रिया पीछे हटने लगी। आर्यन, मेरी बात सुनो। वो तो बस एक हादसा। चुप! आर्यन की दहाड़ से वहां के शीशे भी थर्रा गए। उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे रिया के मुंह पर फेंक कर मारा। 7 महीने लगे मुझे इस सच तक पहुंचने में रिया। जिस दिन तुमने काव्या पर इल्जाम लगाए थे उसी दिन मुझे शक हो गया था। मैं 7 महीनों से तुम्हारे हर एक झूठ, तुम्हारे उन सारे नकली सबूतों की जांच कर रहा था जो तुमने काव्या को मुझसे दूर करने के लिए रचे थे। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरी दौलत चाहती हो, लेकिन तुम तो एक कातिल निकली। काव्या, जो आर्यन के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, उसके आंसुओं का बांध टूट गया। आर्यन ने कभी उस पर शक नहीं किया था। वो इतने महीनों से सिर्फ सच की तलाश कर रहा था। रिया वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी। आर्यन प्लीज, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
प्यार। आर्यन के होंठों पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान आ गई, जो इस बात का सबूत थी कि अब रिया की जिंदगी तबाह होने वाली है। तुमने मेरी जान, मेरी काव्या और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। अब इस शहर में क्या, इस पूरी दुनिया में तुम्हें कोई पनाह नहीं मिलेगी। पुलिस नीचे इंतजार कर रही है। गेट आउट। सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर रोती चीखती रिया को वहां से घसीट लिया। पूरा कॉरिडोर अब खाली था। सिर्फ आर्यन और काव्या वहां खड़े थे। वो भारी खामोशी एक बार फिर दोनों के बीच आ गई थी, लेकिन इस बार उसमें खौफ नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था। आर्यन धीरे धीरे मुड़ा। उसके कंधे झुके हुए थे। वो आदमी जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी, आज काव्या के सामने टूट गया था। वो धीरे से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने कांपते हुए हाथों से काव्या के पेट को, अपने उस आने वाले बच्चे को छुआ और अपना सिर काव्या के पेट पर टिका दिया। मुझे माफ कर दो काव्या। आर्यन फूट फूट कर रो रहा था। उसकी वो आंसुओं से भीगी आवाज सीधे काव्या के दिल को चीर रही थी। मैं एक बुरा पति था। मैं तुम्हें उस साजिश से बचा नहीं सका। जिस दिन तुम घर छोड़कर गई, उसी दिन मुझे तुम्हारे डॉक्टर का लेटर मिला था। मुझे पता था कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, लेकिन मैं उस वक्त उन झूठे सबूतों की गुत्थी सुलझाने में इतना उलझ गया था कि मैंने तुम्हें जाने दिया। मैंने सोचा मैं सच सामने लाकर तुम्हें वापस लाऊंगा, लेकिन मैं बहुत देर हो गया। मुझे माफ कर दो। काव्या के सफेद लिबास पर अब आर्यन के आंसू गिर रहे थे। काव्या ने इतने महीनों तक जो दर्द और अकेलापन सहा था, वो आर्यन के इन आंसुओं के साथ जैसे बहने लगा। उसने धीरे से अपने हाथ आर्यन के घने बालों में फंसा दिए। गलती आपकी नहीं थी आर्यन। काव्या की आवाज में अब कोई गुरूर नहीं, सिर्फ बेइंतहा प्यार था। गलती हालात की थी, लेकिन अब हम दोनों को और इस नन्ही जान को कोई साजिश अलग नहीं कर सकती। आर्यन ने धीरे से अपना सिर उठाया और काव्या की नम आंखों में देखा। उसने काव्या का हाथ चूमा और उसे सीने से लगा लिया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब वो बारिश खौफनाक नहीं, बल्कि एक नए सफर, एक नई जिंदगी और एक बेइंतहा मोहब्बत की शुरुआत का जश्न मना रही थी। रिश्तों की डोर प्यार से ज्यादा एक दूसरे पर अटूट विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है। इसे किसी तीसरे इंसान के झूठ के चलते कभी टूटने नहीं देना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ये कहानी है एक कातिल हसीना की। एक ऐसी हसीना जिसने अपने प्यार के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मुंबई शहर की। रात के सन्नाटे को चीरती हुई समंदर की लहरें द एम्पायर हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही था। माफिया डॉन रुद्र प्रताप सिंह की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। पूरा हॉल महंगे झूमरों की रोशनी में नहाया हुआ था। हवा में सिगार का धुआं और विदेशी शराब की गंध घुली हुई थी। हॉल के हर कोने पर काले सूट पहने और कानों में ईयरपीस लगाए बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उनकी बाजुओं पर उभरे टैटू और कमर पर लगी गन साफ गवाही दे रही थी कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी भीड़ के बीच वेटर के सफेद और काले यूनिफॉर्म में नैना घूम रही थी। उसने अपने चेहरे पर एक छोटा सा मास्क लगाया हुआ था, जिसे पार्टी की थीम मास्करेड का हिस्सा समझा जा रहा था। नैना की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसे याद था वो दिन जब रुद्र के आदमियों ने उसके घर को जलाकर राख कर दिया था। उसके पिता की चीखें आज भी उसके कानों में गूंजती थीं। वह एक पत्रकार थी, लेकिन आज वह सिर्फ एक शिकारी थी। रुद्र प्रताप सिंह एक ऊंचे सिंहासन नुमा सोफे पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। वह जितना हैंडसम था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। नैना अपनी ट्रे संभालते हुए उसके करीब पहुंची। ड्रिंक सर? नैना ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी और धीमा करते हुए पूछा। रुद्र ने अपना सिर धीरे से उठाया। उसकी गहरी भूरी आंखें सीधे नैना की आंखों में धंस गईं। एक पल के लिए नैना को लगा जैसे उसने उसे पहचान लिया हो। रुद्र ने हाथ बढ़ाकर वाइन का गिलास उठाया। उसकी उंगलियां नैना की उंगलियों से हल्की सी छुईं। ऐसा होते ही नैना के शरीर में नफरत की एक लहर दौड़ गई। रुद्र ने गिलास होंठों से लगाया और एक घूंट भरा। जैसे ही उसकी नजरें थोड़ी झुकीं, नैना ने ट्रे के नीचे छिपी अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल बाहर निकाली। रुद्र प्रताप सिंह, आज तुम्हारे पापों का गड्ढा भर गया। नैना की आवाज में बरसों का दर्द और गुस्सा था। धाय धाय 2 गोलियां सीधे रुद्र के सीने के दाहिने हिस्से में लगीं। सफेद शर्ट पर खून का फव्वारा छूटा और वह झटके से पीछे की ओर गिरा। संगीत अचानक बंद हो गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। रुद्र भाई को गोली लगी! गार्ड्स चिल्लाने लगे।
इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, नैना ने एक स्मोक ग्रेनेड फर्श पर पटका। घना सफेद धुआं पूरे हॉल में फैल गया। नैना को रास्ता पता था। वह अंधेरे का फायदा उठाकर पिछले रास्ते से जंगल की ओर भाग निकली। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बस एक ही सुकून था, रुद्र मर चुका होगा। लेकिन जमीन पर पड़े रुद्र के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उसने धुएं में ओझल होती उस परछाई को देखा और बुदबुदाया, तुम लौट आई, मेरी छोटी शिकारी। वक्त बिता और 6 महीने गुजर गए। नैना को लगा कि अब सब ठीक है। उसने अपनी पहचान बदल ली थी और एक बड़े न्यूज चैनल में सीनियर क्राइम रिपोर्टर बन गई थी। उसे पक्का यकीन था कि रुद्र अब इतिहास बन चुका है, क्योंकि उस रात के बाद किसी ने उसे नहीं देखा था। एक शाम उसे सिटी गिल्ड की तरफ से आयोजित एक हाई प्रोफाइल चैरिटी बॉल को कवर करने के लिए भेजा गया। नैना ने गहरे नीले रंग की शिफॉन साड़ी पहनी थी, जो उसकी सादगी और खूबसूरती को और निखार रही थी। वह अपने कैमरामैन के साथ हॉल में दाखिल हुई। पार्टी में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता मौजूद थे। अचानक हॉल की मुख्य लाइटें बंद हो गईं। सस्पेंस भरा संगीत बजने लगा। होस्ट ने माइक संभाला, देवियों और सज्जनों, हमारे आज के मुख्य अतिथि और इस शहर के बेताज बादशाह मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह। नैना के हाथ से उसका नोटपैड नीचे गिर गया। जैसे ही हॉल के दरवाजे खुले, रुद्र प्रताप सिंह पूरे टशन के साथ अंदर दाखिल हुआ। वह ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने था। उसके चलने के अंदाज में वही पुरानी ठसक थी। उसके चेहरे पर ठीक दाईं तरफ एक छोटा सा निशान था, जो नैना की दी हुई सौगात थी। नैना की रूह कांप गई। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे गोली मारी थी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह कहीं जा नहीं पा रही थी। रुद्र की नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी और फिर उसकी नजरें नैना पर आकर ठहर गईं। उसने नैना को देखकर एक धीमी जानलेवा मुस्कान दी। वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। नैना पसीने से तरबतर हो गई और घबराहट में बालकनी की तरफ भागी। वह बस वहां से निकलना चाहती थी। बालकनी में पहुंचकर उसने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। नहीं, यह सपना है। वह मर चुका है। तभी 2 मजबूत और ठंडे हाथों ने पीछे से उसकी कमर को जकड़ लिया और इसी के साथ एक रुमाल उसके मुंह पर दबा दिया गया। क्लोरोफॉर्म की तेज महक उसके फेफड़ों में उतरी और नैना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह एक भारी आवाज थी, इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटेगा नैना। नैना की जब नींद खुली तो उसे सर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं और पाया कि वह एक बेहद आलीशान राजा महाराजाओं जैसे कमरे में एक किंग साइज बेड पर लेटी है। कमरे की खिड़कियां पूरी तरह कांच की थीं, जिनसे बाहर समंदर की लहरें साफ दिख रही थीं। वह उठने की कोशिश कर ही रही थी कि दरवाजा खुला और रुद्र अंदर आया। उसके हाथ में कॉफी के 2 मग थे। वह इतना शांत दिख रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम पागल हो। तुमने मुझे किडनैप किया है। पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। नैना चिल्लाई और बेड के पास रखा एक भारी क्रिस्टल का फूलदान उठाकर उसकी तरफ दे मारा। रुद्र ने पलक झपकते ही उसे एक हाथ से पकड़ लिया। पुलिस? नैना, इस शहर की पुलिस मेरी जेब में रहती है। और रही बात पागलपन की, तो हां, मैं तुम्हारे लिए पागल तो शुरू से ही था। उसने कॉफी का मग मेज पर रखा और नैना के एकदम करीब आकर बैठ गया। मुझे जाने दो रुद्र, मैं तुमसे नफरत करती हूं। तुमने मेरे परिवार को मारा है। नैना की आंखों में आंसू थे। रुद्र ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। नैना ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। नफरत करो नैना, जी भरकर करो। कम से कम इसी बहाने तुम मुझे याद तो करती हो। लेकिन यहां से तुम तभी जाओगी जब मैं चाहूंगा। अगले कुछ दिनों तक नैना ने भागने की हर चाल चली। कभी पाइप के सहारे उतरने की कोशिश की तो कभी गार्ड्स को चकमा देने की, लेकिन हर बार रुद्र उसे पकड़ लेता और मुस्कुराकर कहता, कोशिश अच्छी थी, अगली बार थोड़ा और दिमाग लगाना। धीरे धीरे नैना को समझ आया कि गुस्से से काम नहीं चलेगा। उसे इस शैतान को उसके ही खेल में हराना होगा। उसने अपनी रणनीति बदली। एक शाम जब वे डिनर कर रहे थे, नैना ने बहुत कोमलता से कहा, रुद्र, मैं थक गई हूं लड़ते लड़ते। शायद मेरा नसीब यही है। क्या हम अब शांति से रह सकते हैं? रुद्र की आंखों में चमक आ गई। तुम सच कह रही हो? हाँ, बस मुझे इस घर में घुटन होती है।
क्या मैं तुम्हारी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकती हूँ? मुझे पढ़ने का शौक है। नैना ने मासूमियत का मुखौटा पहनकर कहा। रुद्र खुश हो गया। उसने उसे लाइब्रेरी जाने की इजाजत दे दी। नैना ने धीरे धीरे रुद्र का भरोसा जीतना शुरू किया। वह उसके साथ बैठती, उसकी बातें सुनती और कभी कभी उसके लिए खाना भी बनाती। रुद्र को लगा कि शायद उसका प्यार नैना के पत्थर जैसे दिल को पिघला रहा है। रुद्र के आलीशान बंगले के सबसे ऊपरी हिस्से में एक कमरा था जिस पर हमेशा बायोमेट्रिक लॉक लगा रहता था। नैना जानती थी कि अगर रुद्र को जेल पहुंचाना है तो सबूत उसी कमरे में मिलेंगे। एक रात रुद्र को एक अर्जेंट बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने नैना के माथे को चूमा और कहा, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। जैसे ही उसकी गाड़ी गेट से बाहर निकली, नैना एक्शन में आ गई। उसने कई हफ्तों की मेहनत से रुद्र का पासवर्ड डिकोड कर लिया था। उसने कांपते हाथों से लॉक खोला। अंदर कदम रखते ही उसे पुरानी फाइलों की महक आई। वहां अलमारियों में हजारों दस्तावेज थे। नैना ने पागलों की तरह फाइलें पलटनी शुरू की। उसे वहां हथियारों की स्मगलिंग के नक्शे, विदेशी बैंकों के जाली खाते और कई बड़े नेताओं के साथ रुद्र के काले समझौतों की कॉपी मिली। उसके हाथ में अब वह हथियार था जिससे वह रुद्र की सल्तनत को तबाह कर सकती थी। उसने अपने छोटे से जासूसी कैमरे से एक एक पन्ने की फोटो खींची। अब तुम बचोगे नहीं, रुद्र प्रताप सिंह। उसने बुदबुदाया। कैमरा अच्छा है, पर एंगल थोड़ा और बेहतर हो सकता था। पीछे से आई उस भारी आवाज ने नैना के शरीर में बर्फ जैसी ठंडी लहर दौड़ा दी। उसने पलटकर देखा। रुद्र दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर इस बार वह मजाकिया अंदाज नहीं था, बल्कि एक गहरा दुख और विश्वासघात का दर्द था। वह गया ही नहीं था, वह बस उसे आजमा रहा था। रुद्र, मैं तो बस। नैना हकलाने लगी। रुद्र शांत कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसने नैना के हाथ से कैमरा छीना और उसे अपने जूतों के नीचे रखकर चकनाचूर कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम बदल गई हो। मैंने सोचा कि शायद तुम मुझे समझने लगी हो, लेकिन तुम आज भी वही हो, एक पत्रकार जो सिर्फ हेडलाइंस ढूंढ रही है। मैं हेडलाइंस नहीं, इंसाफ ढूंढ रही हूं। नैना चिल्लाई। तुमने मेरे माँ बाप को छीना है मुझसे। तुम एक दरिंदे हो। रुद्र ने उसे बाहों से पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसकी सांसें नैना के चेहरे पर महसूस हो रही। दरिंदा? अगर मैं दरिंदा होता तो जिस दिन तुमने मुझे पहली गोली मारी थी उसी दिन तुम्हारी लाश समंदर में तैर रही होती। मैं तुम्हें यहां सजा देने के लिए नहीं लाया था नैना, मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत बताने लाया था। क्या असलियत? कि तुम एक खूनी हो? रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये कि तुम मेरी मंगेतर हो। हमारे पिता बचपन के दोस्त थे। उस हादसे में तुम्हारी याददाश्त चली गई, लेकिन मुझे सब याद है। मैं तुम्हें उस आग से बचाकर लाया था। नैना सन्न रह गई। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। झूठ! तुम झूठ बोल रहे हो। रुद्र ने उसे छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उसने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। शायद तुम अभी सच सुनने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन कल रात की पार्टी के बाद सब बदल जाएगा। अगली शाम हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। शहर के तमाम वीआईपी मेहमान वहां मौजूद थे। रुद्र ने नैना के लिए एक डिजाइनर लाल जोड़ा भेजा था। नैना ने उसे पहना क्योंकि वह जानती थी कि यही उसका आखिरी मौका है। पार्टी के बीच में रुद्र ने स्टेज पर आकर माइक संभाला। आज एक बहुत खास रात है। आज मैं अपनी अधूरी कहानी पूरी करने जा रहा हूं। उसने नैना का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज के बीचों बीच ले आया। रोशनी सीधे उन दोनों पर थी। रुद्र अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने एक बहुत ही कीमती और पुरानी अंगूठी निकाली। नैना, ये वही अंगूठी है जो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने तय की थी। क्या तुम पुरानी कड़वाहट भूलकर मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? भीड़ में तालियों की गूंज उठी। लोग हाँ कहो चिल्लाने लगे। नैना ने रुद्र की आंखों में देखा। वहां एक पल के लिए उसे वह मासूम लड़का दिखा जिसकी वह बात कर रहा था। उसका दिल डगमगाया, लेकिन तभी उसके जहन में जलते हुए घर की तस्वीर आ गई। रुद्र! नैना ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। रुद्र की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जैसे ही उसे अंगूठी पहनाने के लिए झुका, नैना ने अपनी कमर में छिपा रखी रुद्र की ही दूसरी पिस्तौल निकाली, जो उसने आज सुबह उसके ऑफिस से चुराई थी। तुम्हारी कहानी आज खत्म होगी रुद्र। गोली इस बार सीधे रुद्र के दिल के पास लगी।
रुद्र के चेहरे पर अचरज नहीं था, बस एक गहरा दर्द था। वह स्टेज से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा। पार्टी में भगदड़ मच गई। नैना ने अपनी योजना के अनुसार धुएं का बम फेंका और अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से भाग निकली। जब वह बाउंड्री वॉल फांदकर बाहर निकली तो दूर से एम्बुलेंस और पुलिस की सायरन की आवाजें आ रही। नैना भागती रही जब तक कि उसके पैर जवाब नहीं दे गए। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा था कि रुद्र को मारकर उसे चैन मिलेगा, लेकिन उसके सीने में उठने वाला दर्द गोली के जख्म से भी ज्यादा गहरा था। क्या रुद्र सच बोल रहा था? क्या उसने अपने ही प्यार का खून कर दिया था? ये सवाल उसे खाए जा रहे थे। अब ये ही सवाल नैना के दिमाग में घर कर गया और वो लगातार रोए जा रही थी। क्या नैना ने जो किया वह सही है? क्या रुद्र जो कह रहा था वह सच है? अगर हां तो नैना को कुछ याद क्यों नहीं? यह कहानी है एक कातिल हसीना की। एक ऐसी हसीना जिसने अपने प्यार के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई। अब आगे नैना अब शहर की उन सुनसान सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रही थी जहां रोशनी कम और खौफ ज्यादा था। उसके महंगे सैंडल कीचड़ में कहीं पीछे छूट गए थे, लेकिन उसे अपने नंगे पैरों के कटने या चुभने का कोई एहसास नहीं था। उसे बस भागना था उस सच से जो उसे निगलने के लिए पीछे आ रहा था। अचानक काले आसमान का सीना चीरकर बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुदरत जैसे उस खूनी खेल पर अपनी गवाही दे रही हो जिसे नैना ने अंजाम दिया था। वह एक पुरानी जर्जर हो चुकी इमारत के पीछे जाकर रुकी। उसकी सांसें किसी थके हुए जानवर की तरह उखड़ रही थीं। उसने दीवार के सहारे घुटनों के बल बैठकर अपनी कांपती हथेलियों को देखा। बारिश का पानी उन हथेलियों को धोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैना को अभी भी उन पर बारूद की तीखी गंध और रुद्र के गर्म खून के छींटे महसूस हो रहे थे। मैंने क्या किया? उसकी चीख बिजली की गड़गड़ाहट में दब गई। रुद्र, तुम क्यों नहीं चिल्लाए? तुमने पलटकर वार क्यों नहीं किया? उसे बार बार रुद्र का वह आखिरी चेहरा याद आ रहा था जब गोली उसके सीने को पार कर गई थी। रुद्र की आंखों में नफरत का एक कतरा भी नहीं था। वहां सिर्फ एक अथाह हमदर्दी थी, जैसे वह अपनी मौत का मातम नहीं मना रहा था, बल्कि इस बात से दुखी था कि नैना को अब इस बोझ के साथ जीना पड़ेगा। नैना को लगा था कि रुद्र को मारकर उसके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपने ही हाथों अपना कल कत्ल कर चुकी है। वह घंटों उस बारिश में भीगती रही ताकि उसके बहते आंसू दुनिया को न दिखें और उसका गुनाह बारिश में धुल जाए। अगले 2 दिन नैना के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। वह शहर के एक कोने में स्थित एक गुमनाम और सीलन भरे होटल के कमरे में कैद थी। बाहर की दुनिया के लिए वह एक खतरनाक भगौड़ी थी, लेकिन अंदर वह अपनी ही यादों की कैदी बन चुकी थी। कमरे का पुराना टीवी चीख चीख कर हेडलाइन बदल रहा था। माफिया डॉन रुद्र प्रताप सिंह वेंटिलेटर पर, पूरे शहर में रेड अलर्ट। नैना ने टीवी बंद कर दिया। अंधेरे कमरे में उसे वही पुरानी आग की लपटें दिखाई देने लगीं जो 15 साल पहले उसके घर में लगी थीं। वह बचपन का भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। नैना, मेरी तरफ देखो, घबराना मत, मैं हूं ना। धुएं के गुब्बार से एक 12 साल के लड़के की आवाज आई। उस लड़के ने जलती हुई लकड़ी की परवाह किए बिना छोटी नैना का हाथ पकड़ा और उसे मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। नींद और होश के बीच झूलती नैना के होंठ फड़फड़ाए। रुद्र। तभी उसके कानों में एक धुंधली सी धुन गूंजी। उसकी मां उसे सुलाते वक्त एक लोरी गाती थी। सितारों की छांव में छोटा सा एक घर होगा। रुद्र का साथ होगा तो नैना को क्या डर होगा। नैना झटके से उठकर बैठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह रुद्र और यह माफिया। रुद्र एक ही है, मेरे पिता के सबसे पक्के दोस्त का बेटा। शक का जो बीज 2 दिन पहले पनपा था, अब वह एक वट वृक्ष बन चुका था। जिस इंसान को वह सालों से अपनी नफरत की आग में जलाना चाहती थी, क्या वही उसका बचपन का रक्षक था? सच्चाई जानने की तड़प अब मौत के डर से बड़ी हो गई थी। तीसरे दिन की सुबह नैना ने अपना वेश बदला, एक चश्मा लगाया और स्कार्फ से चेहरा ढंक कर वापस द एम्पायर हवेली की ओर चल पड़ी।
वह जानती थी कि वहां पुलिस का पहरा होगा, लेकिन उसने अपनी पत्रकारिता के दौरान उस हवेली के उन गुप्त रास्तों का नक्शा अपने दिमाग में छाप लिया था। हवेली के अंदर एक कब्रिस्तान जैसी शांति थी। नैना दबे पांव रुद्र के उस प्राइवेट स्टडी रूम में पहुंची जहां बाहरी दुनिया का प्रवेश वर्जित था। उसने अलमारियों को खंगाला, गुप्त दराजें खोली। तभी एक लकड़ी की अलमारी के पीछे उसे एक पुराना नक्काशीदार संदूक मिला। कांपते हाथों से उसने संदूक खोला। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि कुछ सूखे हुए गुलाब, मिट्टी के पुराने खिलौने और एक फटी हुई गुलाबी फ्रॉक थी। वही फ्रॉक जो नैना ने उस आग वाली रात पहनी थी। उसने एक पुरानी धुंधली तस्वीर उठाई। उसमें दो बच्चे एक दूसरे का हाथ कसकर थामे मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे नीली स्याही से लिखा था, मेरी छोटी नैना के लिए, जिसे मैं दुनिया की हर आग से बचाऊंगा, तुम्हारा रुद्र। 14 अगस्त 2010। तभी उसे रुद्र की एक निजी डायरी मिली। उसके पन्ने पलटते ही नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज नैना ने मुझ पर हमला किया। उसकी आंखों में मेरे लिए जहर था। वह मुझे अपने पिता का कातिल समझती है। उसे कैसे बताऊं कि उस रात मेरे पिता ने उसके पिता को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। हमलावर मेरे सगे चाचा के भेजे हुए गुंडे थे। मैं आज माफिया बना हूं ताकि उन भेड़ियों को खत्म कर सकूं जिन्होंने हमारा बचपन छीन लिया। अगर नैना की नफरत मुझे मारकर शांत होती है तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। कम से कम मरते वक्त उसकी सूरत तो मेरे सामने होगी। डायरी नैना के हाथ से छूट गई। वह वहीं फर्श पर ढह गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। मैंने क्या किया? रुद्र, मुझे माफ कर दो। मैं मेरी नफरत में इतनी अंधी हो गई कि अपने रक्षक को ही भक्षक समझ बैठी। वह पागलों की तरह भागते हुए हॉल की तरफ गई। वहां रुद्र की एक बड़ी तस्वीर पर सफेद फूलों का हार चढ़ा था। नहीं। नैना की चीख दीवारों से टकराकर वापस आई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रुद्र, वापस आओ। मुझे सजा दो, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ो। इतना शोर अगर कब्रिस्तान में भी करोगी तो मुर्दे जाग जाएंगे। एक बहुत ही धीमी, टूटती हुई लेकिन वही भारी आवाज गूंजी। नैना ठिठक गई। उसकी सांसें रुक गईं। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर व्हील चेयर पर बैठा रुद्र था। उसका सीना सफेद पट्टियों से ढका था। चेहरे पर मौत जैसी सफेदी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी। विक्रम, रुद्र का वफादार साथी जो व्हील चेयर पकड़े खड़ा था, उसने अपनी गन निकाल ली। साहब, इस औरत ने आपकी जान लेने की कोशिश की है। इसे मैं अभी खत्म कर देता हूं। विक्रम, हाथ नीचे करो, रुद्र ने खांसते हुए कहा। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली। यह मेरी नैना है। इसे दर्द पहुंचाने का हक सिर्फ मुझे है। नैना दौड़कर उसके पैरों के पास गिर गई। वह उसके घुटनों पर सिर रखकर बिलखने लगी। रुद्र, तुम जिंदा हो, भगवान का शुक्र है। मुझे मार डालो रुद्र। मैंने तुम्हें गोली मारी। मैंने अपने प्यार पर वार किया। रुद्र ने अपने कांपते हाथ को धीरे से ऊपर उठाया और नैना के सर पर रखा। उसकी उंगलियां नैना के बालों में उलझ गईं। गोली तो सिर्फ मांस को चीरती है नैना, लेकिन तुम्हारी नफरत ने मेरी रूह को छलनी किया था। वो दर्द ज्यादा था। नैना ने उसका हाथ थामकर अपने चेहरे से सटा लिया। मुझे एक मौका दो रुद्र, बस एक। मैं तुम्हारी नफरत की आग को अपने आंसुओं से बुझा दूंगी। रुद्र की आंखों में एक पल के लिए नमी आई, लेकिन फिर उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया। मौका? तुमने एक पत्रकार बनकर मेरा फैसला सुनाया। बचपन की उस दोस्ती पर एक पल भरोसा नहीं किया। विक्रम, इसे बाहर ले जाओ। मुझे अब नींद आ रही है, शायद आखिरी नींद। अगला एक महीना हवेली के लिए किसी कठिन तपस्या जैसा था। रुद्र ने नैना को रहने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उसने उससे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। नैना सुबह 4 बजे उठती, रुद्र के लिए काढ़ा बनाती, उसकी पट्टियां साफ करने में नर्स की मदद करती। वह अक्सर कमरे के बाहर ठंडी जमीन पर सो जाती, ताकि अगर रात में रुद्र को पानी की जरूरत हो तो वह हाजिर रह सके। रुद्र उसे देखता, कभी गुस्से से तो कभी बेबसी से। वह खाना फेंक देता, दवाइयां लेने से मना कर देता, लेकिन नैना बिना एक शब्द कहे सब सहती रही। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था और समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं, रुद्र अपनी बालकनी पर अकेला बैठा था। नैना उसके लिए गर्म कॉफी और शॉल लेकर आई। तुमने अभी तक हार नहीं मानी?
रुद्र ने बिना पीछे मुड़े पूछा। हारना तो मैंने तब सीखा था जब तुम्हें गोली मारी थी। नैना ने उसके पास खड़े होकर कहा। रुद्र, मैं जानती हूं कि मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें याद है बचपन में जब मेरे पैर में कांटा चुभता था तो तुम भी रोने लगते थे? आज मेरे पूरे वजूद में पछतावे के कांटे चुभे हैं। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? रुद्र धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में वह बर्फ अब पिघल रही थी। दर्द तो तब भी होता था नैना, जब तुम मुझे कातिल कहती थी। मैंने ये सारा काला साम्राज्य सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए खड़ा किया था, और जब तुम मिली तो कातिल बनकर। नैना ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। इस दिल को पूछो, इसमें नफरत की एक बूंद भी बची है क्या? मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, तुम्हारी दासी हूं, बस तुम्हारी हूं। रुद्र ने उसे खींचकर अपने आगोश में ले लिया। नैना ने अपना चेहरा उसके जख्मी सीने पर छिपा लिया। रुद्र ने उसकी जुल्फों को चूमते हुए कहा, फिर कभी मेरी नजरों से दूर मत जाना, वरना यह धड़कन सच में रुक जाएगी। रुद्र ने फैसला किया कि वह अब अंधेरे की दुनिया में नहीं रहेगा। नैना की मदद से उसने अपने खिलाफ चल रहे सभी केसों में गवाही दी और उन असली गुनहगारों, अपने चाचा और साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। चूंकि उसने आत्मसमर्पण किया था और सरकारी गवाह बना था, कानून ने उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। 1 महीने बाद ऐद एम्पायर हवेली किसी अंधेरे किले जैसी नहीं, बल्कि स्वर्ग जैसी सजी थी। हर तरफ गेंदे और मोगरे के फूलों की खुशबू थी। कोई हथियारबंद गार्ड नहीं था, बस पुराने वफादार लोग थे जो अपने मालिक की खुशी में शामिल थे। नैना सुर्ख लाल सिल्क के जोड़े में मंडप की ओर बढ़ी। रुद्र सफेद शेरवानी में खड़ा उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन ही ना हो कि उसका बचपन का सपना आज सच हो रहा है। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। जब रुद्र ने नैना की मांग में सिंदूर भरा तो नैना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसकी मां स्वर्ग से उसे आशीर्वाद दे रही हो। सिंदूर की वो लाल रेखा सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वह नैना के माथे पर लगा कलंक धो रही थी। अब तुम एक पूर्व माफिया की पत्नी हो, रुद्र ने फेरों के दौरान धीमे से मजाक किया। नैना ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया। और तुम एक ऐसी जिद्दी पत्रकार के पति हो जो तुम्हारी हर गलती की ताउम्र रिपोर्टिंग करती रहेगी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद दोनों हवेली की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़े थे। सामने समंदर की लहरें चांदनी सी चमक रही थीं। रुद्र ने अपना हाथ नैना की कमर के चारों ओर फैलाया और उसे अपने करीब खींच लिया। नैना, कल से हम एक नया सफर शुरू करेंगे। कोई अपराध नहीं, कोई डर नहीं। हम उन बच्चों के लिए एक आश्रम बनाएंगे जिन्होंने हमारी तरह अपना बचपन खोया है। नैना ने सिर उठाकर रुद्र की आंखों में देखा। उन आंखों में अब सुकून था। हमारा बचपन जल गया था रुद्र, लेकिन हमारी कहानी अब शुरू हुई है, और इस कहानी में अब कोई आखिरी गोली नहीं होगी, सिर्फ आखिरी सांस तक का साथ होगा। रुद्र ने झुककर नैना के होठों को अपनी मोहब्बत की मुहर से सील कर दिया। आसमान में आतिशबाजी होने लगी और समंदर की लहरें जैसे इस मिलन की गवाह बन गईं। नफरत हार चुकी थी, इंतकाम खत्म हो चुका था। अब सिर्फ 2 रूहें थीं जो एक दूसरे में समा चुकी थीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शुरू तो बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर होती हैं, लेकिन उनका सफर कांटों से भरा होता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है रोहन और श्रेया की। रोहन, जिसकी आंखों में आसमान छूने के सपने थे लेकिन जेब में चंद सिक्के, और श्रेया जो किसी गुलाब की तरह खूबसूरत थी लेकिन जिसकी ख्वाहिशें उस गुलाब के कांटों से भी ज्यादा तीखी थीं। उनके प्यार की शुरुआत कॉलेज के उन सुनहरे दिनों में हुई थी जब दुनिया की फिक्र नहीं होती। रोहन श्रेया के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। बारिश में एक ही छतरी के नीचे मीलों पैदल चलना, नुक्कड़ की टपरी पर एक कप चाय को आधा आधा बांट कर पीना और घंटों एक दूसरे की आंखों में देखकर भविष्य के सपने बुनना। उनका प्यार बिल्कुल सच्चा और निस्वार्थ लगता था। श्रेया अक्सर रोहन के कंधे पर सिर रखकर कहती थी, रोहन, मुझे तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। और रोहन तो जैसे अपनी पूरी दुनिया श्रेया के कदमों में रख चुका था। उसने श्रेया से वादा किया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा ताकि श्रेया को दुनिया की हर खुशी दे सके। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार से पेट नहीं भरता। जब कॉलेज खत्म हुआ और असली जिंदगी शुरू हुई
तो हकीकत के थपेड़ों ने उनके सपनों के महल को हिलाकर रख दिया। रोहन को एक छोटी सी कंपनी में मामूली सी नौकरी मिली। उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने के अंत तक उनके पास जरूरत का सामान खरीदने तक के पैसे नहीं बचते थे। शुरुआत में श्रेया ने हालात से समझौता किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी। जब वह अपनी सहेलियों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, महंगे रेस्तरां में खाते और डिजाइनर कपड़े पहनते देखती, तो उसके अंदर एक हीन भावना पैदा होने लगती। उसे लगने लगा कि रोहन के साथ उसका भविष्य अंधकार में है। घर में अब प्यार भरी बातों की जगह झगड़ों ने ले ली थी। तुम कब तक इस 15,000 की नौकरी में सड़ते रहोगे रोहन? देखो मेरी दोस्तों को, उनके पति उन्हें हर साल विदेश घुमाने ले जाते हैं और एक तुम हो जो मुझे शहर के बाहर भी नहीं ले जा सके। श्रेया की आवाज में अब प्यार नहीं बल्कि ताने होते थे। रोहन चुपचाप सब सुनता रहता। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, ओवर टाइम करता, पार्ट टाइम काम ढूंढता ताकि श्रेया के चेहरे पर मुस्कान ला सके। वह उसके सामने हाथ जोड़कर कहता, श्रेया बस थोड़ा सा वक्त और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन श्रेया का भरोसा टूट चुका था। उसे प्यार नहीं, लग्जरी चाहिए थी। उसे एक ऐसा जीवन चाहिए था जहां उसे कीमत का टैग न देखना पड़े। और फिर वो काला दिन आ ही गया। वो सर्दियों की एक सर्द शाम थी। रोहन जब थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि श्रेया अपना सामान पैक कर रही है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। ये सब क्या है श्रेया? तुम कहाँ जा रही हो? रोहन की आवाज कांप रही थी। श्रेया ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ रोहन, हमेशा के लिए। मैं इस गरीबी और घुटन में अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर श्रेया के पास गया, उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। श्रेया प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं कल से 2 शिफ्ट में काम करूंगा। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुम चाहती हो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। रोहन एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन श्रेया का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तुम्हारे खोखले वादों से मेरा पेट नहीं भरेगा रोहन। मेरी जिंदगी का फैसला हो चुका है। श्रेया ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। दरवाजे के बंद होने की वो तेज आवाज रोहन के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी थी। वो वहीं फर्श पर गिर पड़ा और घंटों रोता रहा। उसका प्यार, उसका गुरूर, उसकी जिंदगी, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। लेकिन इंसान या तो टूटकर बिखर जाता है या टूटकर एक नया आकार ले लेता है। रोहन बिखरने वालों में से नहीं था। श्रेया के जाने का दर्द उसके लिए एक आग बन गया, एक ऐसी आग जिसने उसकी सारी कमजोरियों को जलाकर राख कर दिया। रोहन ने अपनी जिंदगी का बस एक ही मकसद बना लिया, सफलता। उसने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उसने अपनी नींद, अपना सुकून, सब कुछ अपने काम पर कुर्बान कर दिया। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसके जुनून ने जल्द ही रंग दिखाना शुरू किया। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, वक्त बीतता गया। आज 8 साल बाद रोहन अब वो मामूली क्लर्क नहीं रहा था। शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की 35वीं मंजिल पर शीशे के एक आलीशान केबिन के बाहर एक नेम प्लेट चमक रही थी, रोहन शर्मा, जनरल मैनेजर। वह एक महंगी सूट पहने अपनी केबिन की बड़ी सी खिड़की से नीचे शहर को देख रहा था। उसके पास आज सब कुछ था, पैसा, रुतबा, नौकर चाकर, आलीशान गाड़ियां। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आंखों में आज भी एक अजीब सा खालीपन था। सफलता की इस चोटी पर पहुंचने के बाद भी उसके दिल के किसी कोने में आज भी वो पुराना रोहन जिंदा था, जो कभी श्रेया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने दुनिया जीत ली थी, लेकिन क्या वो अपने अतीत से भाग पाया था? वक्त बड़ा बलवान होता है। ये कब, किसे, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, कोई नहीं जानता। रोहन अब सफलता के उस शिखर पर था जहां कभी श्रेया उसे देखना चाहती थी, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं थी। एक दिन रोहन की कंपनी के एक बहुत ही खास कर्मचारी आकाश ने अपने घर पर एक डिनर पार्टी रखी। आकाश ने रोहन को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। रोहन अपने आलीशान कोट सूट में आकाश के घर पहुंचा। घर बहुत सुंदर सजा था। महंगे झूमर चमक रहे थे और मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। रोहन सोफे पर बैठा अन्य मेहमानों के साथ व्यापार और दुनिया की बातें कर रहा था, लेकिन उसका दिल हमेशा की तरह एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। आकाश ने आवाज, अरे सुनती हो, जरा मेहमानों को खाना तो परोसो। अंदर रसोई से एक औरत बाहर आई। उसने एक साधारण सी फीके रंग की साड़ी पहनी हुई और उसके ऊपर एक एप्रन बंधा था। उसके बाल बेतरतीब और चेहरे पर एक अजीब सी थकावट और उदासी छाई थी।
उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और एक बड़ी सी ट्रे में खाना लेकर मेज की तरफ बढ़ रही थी। रोहन की नजर उस पर नहीं थी, वो अपने फोन में कुछ देख रहा था। उस औरत ने कांपते हुए हाथों से रोहन के सामने प्लेट रखी। अचानक गिलास रखते हुए उसका हाथ हल्का सा मेज से टकराया और एक हल्की सी आवाज हुई। माफ कीजिएगा साहब। उस औरत के मुंह से बस इतना ही निकला, आवाज। वो लहजा। रोहन के कानों में वो आवाज किसी बिजली की तरह गूंजी। ये आवाज वो लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था। रोहन ने झटके से अपना सिर उठाया और सामने खड़ी उस नौकरानी को देखा। वक्त जैसे वहीं थम गया। दुनिया की सारी आवाजें शून्य हो गईं। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो श्रेया थी, वही श्रेया जो कभी मखमली बिस्तरों और डिजाइनर कपड़ों के ख्वाब देखती थी। वही श्रेया जो अपनी खूबसूरती पर गुरूर करती थी। आज वो किसी के घर में झूठे बर्तन उठाने और खाना परोसने वाली एक साधारण सी नौकरानी बन चुकी थी। जब श्रेया ने ऊपर देखा और रोहन की आंखों से आंखें मिलीं, तो उसके हाथों से ट्रे छूटते छूटते बची। उसकी आंखों में जो खौफ, शर्मिंदगी और पछतावा था, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो एक पल भी वहां खड़ी नहीं रह सकी और अपने आंसू छुपाते हुए तेजी से रसोई की तरफ भाग गई। रोहन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। वो बिना कुछ खाए कोई बहाना बनाकर तुरंत उस घर से बाहर निकल गया। उसकी गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, श्रेया की ये हालत कैसे हुई? दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर इन सालों में श्रेया के साथ हुआ क्या था। रोहन को छोड़कर जाते वक्त श्रेया की आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो सोने चांदी और दौलत की चकाचौंध से आती है। उसने रोहन को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो गरीब था, बल्कि इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसकी जिंदगी में विक्रम आ चुका था। विक्रम, शहर का एक जाना माना रईसाजादा, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। विक्रम ने श्रेया की खूबसूरती देखकर उस पर पैसों की बारिश कर दी थी। महंगी गाड़ियों की सवारी, बड़े बड़े होटलों में डिनर और हीरे के गहनों ने श्रेया की आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसे रोहन का सच्चा प्यार एक बोझ लगने लगा था। श्रेया ने रोहन से तलाक लिया और विक्रम से शादी कर ली थी। शुरुआत के कुछ महीने तो श्रेया को लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गई है। नौकर चाकर, रेशमी बिस्तर और हर वो चीज जो उसने कभी सपनों में सोची थी, अब उसके कदमों में। लेकिन कहते हैं ना, जो महल झूठ और धोखे की नींव पर खड़े होते हैं, वो बहुत जल्दी ढह जाते हैं। कुछ ही महीनों में विक्रम का असली चेहरा श्रेया के सामने आने लगा। विक्रम के लिए श्रेया कोई जीवन साथी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक खूबसूरत खिलौना थी जिसे उसने अपनी दौलत के दम पर खरीदा था। जब उसका इस खिलौने से मन भर गया तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। विक्रम अब रात रात भर घर नहीं आता। जब श्रेया उससे सवाल करती तो उसे गालियां और कभी कभी मारपीट का सामना करना पड़ता। तुम्हारी हैसियत क्या है श्रेया? तुम मेरे पैसों पर पल रही हो। जो औरत पैसों के लालच में अपने उस पति को छोड़ सकती है जिसने उसे पलकों पर बिठाया था, वो मेरी क्या सगी होगी? विक्रम के ये शब्द श्रेया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभते थे। और फिर एक मनहूस रात विक्रम ने श्रेया को धक्के मारकर अपने आलीशान बंगले से बाहर निकाल दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। श्रेया के बदन पर सिर्फ एक साधारण सी साड़ी थी और जेब खाली। जिस दौलत के लिए उसने अपने सच्चे प्यार का गला घोंटा था, आज उसी दौलत ने उसे सड़क पर ला फेंका था। रोती बिलखती श्रेया अपने भाई भाभी के घर पहुंची। लेकिन अब तक आपने देखा कि श्रेया ने अपने पति रोहन को गरीब कहकर उसे छोड़ दिया और एक अमीर आदमी विक्रम से शादी कर ली। लेकिन विक्रम तो उससे प्यार नहीं करता था, वह बस उसे अपना खिलौना समझता था। और एक दिन विक्रम ने श्रेया को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। रोती बिलखती श्रेया अपने भाई के घर पहुंची, लेकिन जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो अपने भी खून के रिश्ते भूल जाते हैं। उसके भाई ने दरवाजे से ही उसे दुत्कार दिया, जब करोड़पति से शादी की थी तब तो हमें भूल गई थी, अब यहाँ क्या भिखारियों की तरह आ गई है? जा यहाँ से, हमारे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं है, श्रेया के भाई ने गुस्से में कहा। दरवाजा श्रेया के मुंह पर बंद हो चुका था। वो रात उसने सड़क किनारे एक बस स्टैंड पर ठिठुरते हुए बिताई। भूख, प्यास और सबसे बढ़कर पछतावे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। रोहन का वो रोता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ग्लानि और निराशा में डूबकर श्रेया ने एक नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पास ही रहने वाली एक गरीब लेकिन दयालु औरत, जिसे सब सुमनताई कहते थे, उसने श्रेया को बचा लिया। जब श्रेया को होश आया तो सुमनताई ने उसे समझाया कि मौत किसी चीज का हल नहीं है। अगर पाप किए हैं बेटी, तो उन्हें यहीं इसी जन्म में धोना पड़ेगा। उठ और मेहनत की रोटी कमाना सीख। श्रेया, जिसके हाथों ने
कभी घर का कोई भारी काम नहीं किया था। आज उसी श्रेया को सुमन ताई ने अपने साथ कोठियों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के काम पर लगा दिया। वो श्रेया जो कभी डिजाइनर कपड़े पहनती थी, आज फटी हुई सूती साड़ी में दूसरों की जूठन साफ कर रही थी। वक्त का पहिया पूरी तरह घूम चुका था। हर बर्तन घिसते हुए उसके आंसू गिरते और उसे रोहन की याद आती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वर्तमान वक्त रोहन बिना कुछ खाए पिए एक अजीब सी बेचैनी के साथ उस पार्टी से बहाना बनाकर निकल गया। उस रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रोहन अपने आलीशान पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वो उसके अंदर लगी आग को बुझा नहीं पा रही थी। क्यों? आखिर क्यों किस्मत ने उसे मेरे सामने इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया? आर्यन खुद से सवाल कर रहा था। मैंने तो ये सारी दौलत, ये रुतबा सिर्फ उसे गलत साबित करने के लिए कमाया था। मैंने सोचा था कि जब मैं उसे अपने सामने छोटा होता देखूंगा तो मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, लेकिन आज उसे दूसरों की झूठ साफ करते देखकर मेरी रूह क्यों कांप उठी? मेरा इंतकाम मुझे सुकून क्यों नहीं दे रहा? कहते हैं ना, जब आप किसी से बेइंतहा और सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप उससे नफरत करने का दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी तकलीफ आपको भी खून के आंसू रुलाती है। रोहन समझ चुका था कि विक्रम की बेवफाई और वक्त की मार ने श्रेया को वो सजा दे दी है जो शायद वो खुद उसे कभी नहीं दे पाता। दूसरी तरफ उस घुटन भरी सीलन वाली छोटी सी कोठरी में श्रेया जमीन पर बैठी सुबक रही थी। आज रोहन को देखकर उसके अंदर का सारा पश्चाताप एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। उसे विक्रम का वो आलीशान महल याद आ रहा था, जहां उसे हर दिन एक नई गाली, एक नया ताना और बेइज्जती सहनी पड़ती थी। विक्रम ने उसे सिर्फ एक जिस्म समझा था और दूसरी तरफ उसका रोहन था, जो अपनी आधी रोटी में से भी पहला निवाला श्रेया को खिलाता था। मैं कितनी अंधी हो गई थी। श्रेया खुद को कोस रही थी। कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर मैंने अपना असली कोहिनूर खुद अपने हाथों से मिट्टी में मिला दिया। आज मैं इस लायक भी नहीं बची कि रोहन से नजरें मिला सकूं। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। उस पूरी रात श्रेया बस यही सोचकर रोती रही कि सुबह जाकर वो काम छोड़ देगी और हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी, ताकि रोहन की जिंदगी में फिर कभी उसका मनहूस साया न पड़े। अगली सुबह सूरज की किरणें कुछ मध्यम थीं। श्रेया ने कोठी का सारा काम खत्म किया। आज उसका आखिरी दिन था। भारी कदमों और झुकी हुई नजरों के साथ जैसे ही उसने कोठी के पिछले दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसके कदम वहीं जम गए। सामने एक चमचमाती काली कार खड़ी थी। कार के दरवाजे के सहारे रोहन खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, जो गवाही दे रही थीं कि वो भी पूरी रात सोया नहीं था। श्रेया के हाथों से उसका पुराना सा थैला जमीन पर गिर गया। रोहन को अपने सामने देखते ही श्रेया के पैरों ने जवाब दे दिया। वो वहीं सड़क की धूल में घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपना सिर जमीन से लगा दिया। मुझे माफ कर दो रोहन, मुझे माफ कर दो। श्रेया फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज में सालों की घुटन और दर्द था। मुझे पता है कि मैं इस लायक भी नहीं कि तुम्हारा नाम अपनी जुबान पर ला सकूं। मैं एक लालची मतलबी औरत हूँ, जिसने पैसों की चकाचौंध में अंधे होकर भगवान जैसे पति को ठुकरा दिया था। दौलत के उस नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया रोहन। विक्रम ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। उसने मुझे एक कचरे की तरह इस्तेमाल किया और सड़क पर फेंक दिया। श्रेया की सांसें उखड़ रही थीं। वो रोते हुए आगे बोली, मैं तुम्हारे पास वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रखती। मैं तो आज ये शहर छोड़कर जा रही थी। बस जाने से पहले मुझे एक बार सच्चे दिल से माफ कर दो रोहन, ताकि इस जिंदगी में नहीं तो कम से कम मरने के बाद मुझे शांति मिल सके। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था आर्यन। मेरी मोहब्बत झूठी थी, लेकिन तुम्हारा प्यार सच्चा था। रोहन कुछ देर चुपचाप उसे जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए देखता रहा। फिर वो धीरे से आगे बढ़ा। उसने अपने दोनों हाथों से श्रेया के कांपते हुए कंधों को पकड़ा और उसे धीरे से उठाया। श्रेया अभी भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। रोहन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई ताना, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। जानती हो श्रेया, जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो मैं टूटकर बिखर गया था। मैंने ये दौलत, ये गाड़ियां, ये नाम सिर्फ उस गरीब शब्द को मिटाने के लिए कमाया था जिसका ताना तुमने मुझे दिया था। लेकिन इन सारी चीजों को पाकर भी मैं अंदर से एकदम खाली था। कल रात तुम्हें उस हाल में देखकर मुझे लगा था कि मेरा इंतकाम पूरा हो गया, लेकिन सच कहूं, मुझे कोई खुशी नहीं मिली। रोहन ने श्रेया के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्योंकि जिस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत की होना, उसे दर्द में देखकर कभी जश्न नहीं मनाया जा सकता।
तुमने अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है श्रेया। तुमने दुनिया की वो बेरहम हकीकत देख ली है जो मैं तुम्हें शायद कभी नहीं दिखा पाता। मैं तुम्हें कल ही माफ कर चुका था। श्रेया ने अविश्वास से रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे घर चलो श्रेया, रोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। वो घर जो मैंने किसी घमंड या हवस से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और उसी पुराने प्यार से बनाया है जो कभी तुम्हारे लिए था। श्रेया ने रोहन को कसकर गले लगा लिया। वो ऐसे रो रही थी जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर सालों बाद अपने घर लौट आया हो। रोहन ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस एक पल में सालों की नफरत, दूरियां, गिले शिकवे और दर्द उन आंसुओं में बहकर हमेशा के लिए साफ हो गए। वक्त का पहिया जब घूमता है दोस्तों, तो वो इंसान को उसकी असली हैसियत दिखा देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा और दौलत हमारी जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन दिल का सुकून और रूह की शांति सिर्फ एक सच्चे इंसान के प्यार में ही मिलती है। कभी किसी ऐसे इंसान का दिल मत दुखाना जो आपके पास कुछ न होने पर भी आपके साथ खड़ा हो। और हाँ, माफ कर देना हमेशा बदला लेने से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो टूट कर वापस जुड़ता है वो रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे की कमियों के साथ एक नई शुरुआत की। एक ऐसी शुरुआत जहां अब न कोई लालच था, न कोई घमंड, बस एक दूसरे के लिए बेइंतहा इज्जत और एक मुकम्मल मोहब्बत थी।